हम जैक रायन वेब सीरीज के सेकंड सीजन को लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट सीजन बहुत ही मजेदार था। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखें। अगर बाद में भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्टोरी इस सीजन से अलग है। पहले मैं इस वेब सीरीज को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसका फर्स्ट सीजन डाला तो जिन दोस्तों ने उसे देखा उन्होंने इसे बहुत प्यार दिया। मुझे उम्मीद है आपको भी ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक मछली पकड़ने वालों की बोट को देखते हैं। उस बोट में बैठे हुए बाप बेटा मछली पकड़ रहे थे। तभी वो गौर करते हैं कि दूर एक जहाज में से आसमान में एक मिसाइल दागी गई है। फिर वे दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो रात को मॉस्को सिटी में घूम रहा था। शायद वो किसी से मिलने जा रहा था। फिर वो सड़क किनारे खड़े दो पुलिस वालों को कहता है कि वहाँ एक लड़का लड़की जा रहे हैं। लड़का लड़की से बदतमीजी कर रहा था, शायद उसे हेल्प की जरूरत है। फिर वे पुलिस वाले जाकर उन लड़का लड़की से सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर वो एक होटल में जाता है और सीढ़ियों से 7वीं मंजिल पर जाने लगता है। वहाँ वो माइकल नाम के आदमी से मिलने आया था। सीढ़ियों से आने की वजह से जेम्स की हालत खराब हो गई थी। फिर वो माइकल को उसके बेटे का पासपोर्ट देता है और कहता है इसी तरह से मुझे खबरें देते रहे तो तुम्हारी बीवी का पासपोर्ट भी बनवा दूंगा। फिर वो प्रोजेक्टर के जरिए माइकल को एक फोटो दिखाता है। ये उसी जहाज की सैटेलाइट फोटो थी जिससे मिसाइल दागी गई थी। जहाज का नाम अल्मेटा था, जिससे रॉकेट और उसके एक्सप्लोजिव साउथ चाइना सी में पहुंचाए गए थे। रशिया ने पहले भी ऐसे जहाजों का इस्तेमाल दूसरे देशों में हथियार पहुंचाने के लिए किया है। माइकल पूछता है इससे रॉकेट दागने का क्या लेना देना, क्या रशिया कोई टेस्ट कर रहा है? जेम्स कहता है रॉकेट की फिक्र नहीं है, बल्कि उसमें जो था उसकी फिक्र है। एक अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट इस समय वेनेजुएला के ऊपर घूम रहा है। ये लो उस अल्मेटा जहाज का नंबर, मुझे इसके बारे में पता लगा कर दो। जेम्स को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब वो सड़क के रास्ते अपने घर जा रहा था तो वही लड़का लड़की जिसको उसने पुलिस में पकड़वाया था वे आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। जब वो लड़का उसे धक्का देता है तो जेम्स बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वे दोनों लड़का लड़की डर जाते हैं और अपनी कार में बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वे दोनों किसी कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वे जेम्स को हॉस्पिटल के बाहर ही फेंक देते हैं। अगले सीन में हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वर्जीनिया को देखते हैं, जिसमें रशिया के द्वारा किए गए मिसाइल टेस्ट के बारे में बताया जा रहा था। वे बताते हैं कि रशियन रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उनकी परमाणु हथियारों से लैस 2 मिसाइलें इसी हफ्ते वेनेजुएला में पहुंची है। वेनेजुएला की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रशिया के इस स्टेप से चाइना भी सहमा हुआ है। तभी वहाँ पर जैक रायन आते हैं। वे पूछते हैं जब आप अपने ऑफिस से घर जाते हैं और टीवी ऑन करते ही ये न्यूज देखते हैं तो आपके हिसाब से हमें सबसे ज्यादा किस देश से खतरा है? कुछ लोग रशिया के लिए हाथ उठाते हैं तो कुछ लोग चाइना के लिए। फिर जैक पूछता है वेनेजुएला के लिए कोई हाथ उठाना चाहेगा, लेकिन वेनेजुएला के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाता। फिर जैक पूछता है कि इनमें से कौन सी जगह पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल डिपॉजिट किया जाता है? सऊदी और ईरान से भी ज्यादा। और ये बताइए गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही था, वेनेजुएला। फिर जैक बताता है जब वेनेजुएला के पास इतना कुछ है तो यहाँ की इकोनॉमी के हालात इतने बुरे कैसे हैं? फिर वो बताता है कि प्रेसिडेंट निकोलस ने कम्युनिस्ट के नाम पर इलेक्शन जीता और लगभग 6 सालों में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आधा कर दिया। अब कमाल की बात यह है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये है ग्लोरिया बोनाल्डे, जो निकोलस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। ये पहले हिस्ट्री प्रोफेसर थी। एनालिस्ट का मानना है कि आज की तारीख में वेनेजुएला की टोटल इकोनॉमी 87% तक कोलैप्स होने के चांसेस हैं। दुनिया की नजरों में इसे एक असफल देश कहते हैं, जैसे कि यमन, इराक और सीरिया। वेनेजुएला अमेरिका से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है, जो कि आधुनिक परमाणु मिसाइल से लैस है। ये बातें आपको कभी भी टीवी पर देखने को नहीं मिलेगी। बस इस बात को ध्यान में रखिए कि रशिया और चाइना से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए वेनेजुएला है। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर सीनेटर मोरेनो आते हैं। वो जैक को कहते हैं चलो डिनर के लिए देर हो रही है। आज जैक का बर्थडे था, इसलिए सीनेटर की फैमिली जैक को सरप्राइज पार्टी देती है। दोस्तों, लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि मिशन खत्म होने के बाद जैक का मॉस्को में प्रमोशन हो गया था जेम्स के साथ, लेकिन जैक ने वहाँ ना जाने का फैसला लिया। तभी वहाँ पर जेंडर नाम का एक आदमी आता है और जैक से मिलता है। वो जैक को कुछ फाइलें देता है और चला जाता है। फिर जैक उन फाइलों को चेक करके बताता है कि 2 दिन पहले एक जहाज से वे मिसाइलें वेनेजुएला आई हैं। फिर उनको जंगल के रास्ते एक टाइट सिक्योरिटी वाले मिलिट्री एरिया में लाया गया। फिर नेक्स्ट डे वे दोनों अपने बॉस सेनेटर मिशेल चैपिन के पास जाते हैं और बताते हैं कि रशिया वेनेजुएला के सीक्रेटली हथियार बेच रहा है। आपको कमेटी से बात करनी चाहिए। लेकिन सेनेटर कहते हैं तुम दोनों कई महीनों से इस केस में लगे हो और अब तक तुम 2 फोटोग्राफर लाकर ये सोचते हो कि तुम्हें बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। तुम लोग भूसे में से सुई ढूंढ रहे हो। जैक कहता है सर, जंगल में कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है, हमें उसकी तहकीकात करनी चाहिए। सीनेटर कहता है यूएस और वेनेजुएला के संबंध पहले से बहुत ज्यादा खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री को बीच में आना पड़े। जैक कहता है अगर वेनेजुएला ने हम पर हमला किया तो इसकी खबर टीवी पर सुनने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर सीनेटर कहता है तुम दोनों कल ही वेनेजुएला जाओ और प्रेसिडेंट निकोलस से जाकर मिलो। वहाँ
वहाँ जाकर उनसे पूछा कि उन कंटेनर्स में क्या है। दूसरी तरफ रशिया में जेम्स का बॉस जेम्स को बताता है कि तुम्हारी हार्ट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेम्स कहता है मेरी कंडीशन इतनी भी खराब नहीं है कि आप अभी से ही मातम बनाना शुरू कर दो। कार्टर कहते हैं हमें ऐसा एजेंट नहीं चाहिए जो मिशन के बीच में ही बेहोश हो जाए। फिलहाल तो तुम हमें फायदा देने की कंडीशन में नहीं हो। अपना केस अपने पार्टनर को सौंप दो और जाकर अपनी डेस्क पर बैठो। तभी जेम्स के पास उसके खबरी का मैसेज आता है, क्या हम मिल सकते हैं? दूसरी तरफ जैक और सीनेटर मोरेनो वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में पहुंच जाते हैं। वहाँ ऑफिसर लिसा उनका स्वागत करती है। फिर सीनेटर भी लिसा को अपने साथियों से मिलवाते हैं और बताते हैं कि मैं बचपन में यहीं पर पला बड़ा हूँ। लिसा बताती है कि अब ये आपके बचपन वाला वेनेजुएला नहीं रहा, यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। फिर वो उनको कैप्टन रामोस से मिलवाती है जो उनके सिक्योरिटी हेड थे। अब ये रामोस की ही निगरानी में आगे जाने वाले थे। रास्ते में जैक वेनेजुएला के लोगों के बुरे हालात देखता है जहाँ गरीबी अपने चरम सीमा पर थी। रास्ते में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। फिर लिसा उनको जनरल उबेरी के पास ले जाती है और आपस में परिचय करवाती है। फिर उबेरी उनको प्रेसिडेंट के पास ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मॉस्को में जेम्स स्पेस म्यूजियम के अंदर जाता है और अपने खबरी माइकल से मिलता है। वो बताता है कि जिस जहाज का नंबर तुमने मुझे दिया था इस समय वो जहाज वेनेजुएला की राजधानी कराकस में है, लेकिन ये जहाज रशिया का नहीं है। जब तुम्हें पता चल जाए कि अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट किसने लॉन्च की है तो रशिया को भी बता देना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर अपने ऑफिस में जाकर जेम्स वेनेजुएला के पूछताछ केंद्र में फोन करता है। फिर वो अपना परिचय देता है और पूछता है कि साइप्रस से आए एक जहाज का पता लगाने के लिए आपके पास किसी का फोन आया था। जहाज का नाम अल्मेटा है। फिर दूसरी तरफ से ऑफिसर बताती है कि इस जहाज के बारे में जानने के लिए वेनेजुएला से ही किसी आदमी का फोन आया था। उसका नाम डॉक्टर जैक रायन है। फिर जेम्स अपने बॉस के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, क्या आप मेरी ट्रांसफर वेनेजुएला में कर सकते हैं? आप मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे में किसी से कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज मेरा वहाँ जाने का इंतजाम नेक्स्ट फ्लाइट में ही करवा दीजिए। दूसरी तरफ जैक मिस्टर प्रेसिडेंट से पूछता है कि हमारी ट्रैकिंग के हिसाब से वेनेजुएला में एक जहाज के जरिए कुछ कंटेनर आए हैं। फिर उन्हें पुएर्टो मारिपाना के पास एक जंगल में ले जाया गया है। फोटो में साफ नजर आ रहा है कि वेनेजुएला के सिपाही उन कंटेनर्स की पहरेदारी कर रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप जंगल में क्या छुपा रहे हैं? फिर जनरल उबेरी कहता है कि सिपाहियों की वर्दी मार्केट में आम मिल जाती है। अब वो वर्दी किसने पहनी है ये कहना मुश्किल है। फिर सीनेटर मोरेनो कहते हैं कि मैं अमेरिका की तरफ से आपको एक बात साफ साफ कहने आया हूँ कि अगर आप रशिया से हथियार खरीद रहे हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं आपका देश हमें धमकी देने की स्थिति में नहीं है। कृपया आप अपने देश के मसलों पर ध्यान दीजिए। वेनेजुएला को कैसे चलाना है ये बात हमें मत सिखाइए। फिर सीनेटर कहते हैं कि आप भी लोगों की भलाई के काम करने का दिखावा बंद कर दीजिए। वहाँ पर माहौल गरमाने ही वाला था, लेकिन लिसा प्रेसिडेंट को शुक्रिया कहकर सीनेटर और जैक को वहाँ से बाहर ले जाती है। अगले सीन में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक किलर है और पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। वो एक ऑफिस में जाकर मोनिका नाम की लड़की से मिलता है। फिर वो मैक्स को एक चेक और चाबी देती है और टारगेट के बारे में बताती है। मैक्स कहता है मुझे एक भरोसेमंद गार्ड का नाम भी चाहिए। तभी रात को जैक एक बार में शराब पीने जाता है। बार में एक लेडी भी बैठी थी जो प्यार भरी नजरों से बार बार जैक को देख रही थी। जैक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सीनेटर आ जाता है। फिर जब वे बाहर जाने लगते हैं तो जेम्स जैक को आवाज लगाता है। जेम्स को देखकर जैक को कुछ खास खुशी नहीं होती। फिर वो जेम्स और सीनेटर का आपस में परिचय करवाता है। सीनेटर कहते हैं ये मेरा होम टाउन है, आज का डिनर मेरी तरफ से। दूसरी तरफ जनरल उबेरी जब अपने घर पर था तो उसकी वाइफ उससे पूछती है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? फिर वो बताता है कि आज प्रेसिडेंट ने एक बेवकूफी कर दी, उन्होंने अमेरिकन को नाराज कर दिया। इस बार इलेक्शन में ग्लोरिया जीत सकती है। प्रेसिडेंट आने वाले खतरे को पहचान नहीं रहे। फिर उसकी वाइफ कहती है कि इस देश का प्रेसिडेंट तो तुम्हें होना चाहिए। दूसरी तरफ वे तीनों बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। जेम्स बताता है कि उसके पिछले मिशन में मैं इसका बॉस था। फिर सीनेटर कहते हैं अफगानिस्तान में मैं इसका बॉस था। जब इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब इसकी जान हमने ही बचाई थी। 1 महीने बाद जब इसको होश आया तो मैं ही इसकी आंखों के सामने खड़ा था। फिर सीनेटर बियर लेने के लिए चला जाता है। तभी जैक पूछता है आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जेम्स बताता है मैं एक मिशन पर काम कर रहा था। साउथ चाइना सी से एक अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट लॉन्च की गई है। जिस जहाज से उसे लॉन्च किया गया था वो इस समय वेनेजुएला में है। उस जहाज का नाम अल्मेटा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जैक बताता है कि हमें शक है रशिया वेनेजुएला में चोरी छिपे हथियार बेच रहा है। हमें भी अल्मेटा नाम के उसी जहाज पर शक है। फिर जब वे अपने होटल रूम में जाते हैं तो जैक की नजर फिर से उसी लेडी पर पड़ती है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी चाबी भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। फिर वो ड्रिंक लेकर उसी लेडी के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। वो लेडी अपना नाम लीना बताती है। फिर वे बातों बातों में एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। फिर जैक उसे अपने रूम में ले जाता है। तभी मैक्स सिक्योरिटी हेड रामोस से जाकर मिलता है और पूछता है तुम्हारी मॉम कैसी है? रामोस पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? मैक्स कहता है सिक्योरिटी की मामूली सी पगार पर तुम अपनी माँ का किसी बढ़िया जगह इलाज नहीं करवा पाओगे। मेरे साथ आओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी आधी रात को लीना जल्दी उठ जाती है और जैक के रूम में पड़े पेपर्स देखने लगती है। फिर वो एक छोटा सा ट्रांसमीटर वहाँ पड़े लैंप के अंदर छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह वे सभी उस होटल से वापस रवाना हो जाते हैं। जितनी सिक्योरिटी से वे यहाँ पर आए थे उतनी ही सिक्योरिटी से उन्हें वापस ले जाया जाता है। उनके आगे चल रही बाइक एक रास्ते पर मुड़ जाती है, लेकिन रामोस ड्राइवर को दूसरे रास्ते से चलने को कहता है। तभी रामोस की कार आगे
आगे निकल जाती है और एक गली में से एक व्हाइट वैन आकर सीनेटर की कार के आगे रुक जाती है। फिर उसमें बैठे गुंडे फायरिंग करने लगते हैं। तभी पीछे से भी एक कार आकर रुक जाती है और उसमें बैठे गुंडे भी फायरिंग करने लगते हैं। तभी सीनेटर की कार के नीचे पड़ा बम फट जाता है। उनकी कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उनको चोटें तो आती है लेकिन किसी की जान नहीं जाती। फिर रामोस का ड्राइवर उसे कहता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन रामोस कहता है चलो यहाँ से। तभी जैक को होश आता है और वो सीनेटर को भी होश में लाने की कोशिश करता है। तभी पीछे की कार से एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कोई स्नाइपर उसे शूट कर देता है। अब किसी को भी नहीं पता था कि कौन कहां से छुपकर गोलियां चला रहा है। वो स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। फिर जैक ड्राइवर सीट पर आता है और उस कार को वहां से भगा कर ले जाता है, लेकिन तभी एक और कार आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे जैक की कार बंद हो जाती है। फिर जैक नीचे उतरकर कार का दरवाजा खोलता है और लीसा को उतारकर साइड में ले जाता है, लेकिन जब सीनेटर कार से उतरता है तो मैक्स उसे ठोक देता है। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। जैक सीनेटर की मौत पर खूब रोता है। फिर मैक्स अपने हथियार छत पर ही छुपा देता है और वहां से चला जाता है। तभी रामोस जब अपने घर पर जाता है तो सीधा अपने कुत्ते से जाकर मिलता है और उसे पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर जब वो अपने रूम में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया है। फिर उसका कुत्ता दूसरे रूम में जाकर किसी पर भौंकने लगता है। तभी उस रूम में से किलर बाहर आता है और रामोस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। वो किलर रामोस का ही साथी था, लेकिन रामोस उसका चेहरा नहीं देख पाता और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक अमेरिकन एम्बेसी की छत पर बैठा हुआ था और इस सोच में डूबा था कि सीनेटर की फैमिली को कैसे बताएगा कि अब वो नहीं आने वाला। फिर वो हौसला करके उसकी वाइफ के पास कॉल करता है और बता देता है कि मोरेनो अब नहीं रहा और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वेनेजुएला में एक कार बड़ी ही तेजी से आ रही थी। तभी कुछ फौजी उस कार को रुकवा लेते हैं। फिर उनमें से एक आदमी बाहर निकलता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है। अब ये आदमी कौन था ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जेम्स जैक को कहता है तुम्हारी कल सुबह की फ्लाइट बुक हुई है, लेकिन जैक कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि ये किसने किया है। तभी वहाँ पर माइक नवंबर आता है जो कि COS था। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलना शुरू करता उसका एक आदमी उसे बुलाने आ जाता है। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं कि फौजियों ने उस कार में से जिस आदमी को पकड़ा था वो नेशनल पुलिस कैप्टन रेमोस था। उसने बताया कि उसके बीवी बच्चों को मार दिया गया और उसे भी मारने की कोशिश की गई। अब ये वेनेजुएला छोड़ना चाहता था क्योंकि इसको यहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है। माइक बताता है कि ये सीनेटर मोरेनो के कातिल को जानता है। फिर वे उससे जाकर मोरेनो के कातिल के बारे में पूछते हैं और बदले में सिक्योरिटी देने की बात करते हैं। रेमोस बताता है कि एक गोल्डन बालों वाला आदमी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था जहाँ पर उसकी मोम एडमिट थी। उसकी आंखें नीली थी और बहुत ही अच्छी स्पेनिश बोलता था। उसने मुझे $3000 दिए और सीनेटर की कार को गलत रास्ते पर ले जाने को कहा। मुझे नहीं पता था वो उन्हें मार देगा। फिर जैक पूछता है कि और उबारी का नाम लिया। रेमोस कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर वहाँ से बाहर जाने के बाद जैक कहता है कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट ने करवाया है। जेम्स कहता है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, हम ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फिर जैक कहता है याद रखना मैं आपका जूनियर नहीं हूँ, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। अगले सीन में हम मार्कस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वोट वगैरह की सर्विस करने का काम करता था। फिर वो जब अपने घर जाता है तो देखता है उससे मिलने के लिए मैटिस आया हुआ है। उसको देखकर वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैटिस कहता है चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मार्कस और उसके डैड पहले फौज में थे। फिर मैटिस कहता है मुझे एक वोट ड्राइवर चाहिए जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। मार्कस कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने वे सब काम छोड़ दिए हैं। मैटिस कहता है मुझे टैलेंटेड लोगों की कदर है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता हूँ। लेकिन मार्कस कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ जैक के पास सीनेटर चैपिन का फोन आता है। वो कहते हैं कि मोरेना के साथ जो कुछ भी हुआ ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे आकर मिलो। लेकिन जैक कहता है मैं अभी भी वेनेजुएला में हूँ, अब मैं अपना काम खत्म करके ही वापस लौटूंगा। फिर चैपिन कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। फिर वो एक कार लेकर बंदरगाह पर जाता है। फिर वो कार को वहीं पर पार्क करता है और पैदल ही अंदर जाने लगता है। फिर वो वहाँ से किसी की ड्रेस उठा लेता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। फिर वो चुपके से एक बोट के अंदर घुस जाता है और अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोश नाम का एक बंदा आता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी आईडी दिखाओगे। लेकिन इतने में वहाँ पर लीना आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम गलती से गलत बोट में आ गए हो, चलो मेरे साथ। फिर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जोश उन पर गन तान देता है और कहता है अपनी आईडी दिखाओ। फिर लीना उसको 2 फटके मारकर बेहोश कर देती है। फिर वे दोनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। तभी जैक उसे कहता है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, सबसे पहले तो मुझे अपना असली नाम बताओ। वो बताती है मेरा असली नाम ली क्लाइन है, मैं पहले KSK में थी, फिलहाल मैं एक जासूस हूँ। एक बिजनेसमैन गायब हो गया है, उसी का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी आखिरी लोकेशन यहीं की थी। मेरे बिजनेसमैन को पंगे लेने की बहुत आदत है और उसने आखिरी पंगा प्रेसिडेंट निकोलस से लिया है। तुम्हारे साथी के बारे में सुनकर बुरा लगा, क्या तुम्हें भी लगता है कि उसके पीछे निकोलस का ही हाथ है? अब इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बदले में तुम्हें भी बिजनेसमैन को छुड़ाने में मेरी हेल्प करनी होगी। फिर वो जैक को एक पेन ड्राइव देती है और वहाँ से चली जाती है। उस पेन ड्राइव में जनरल ओबेरी और उसकी वाइफ की हुई बातें रिकॉर्ड थी जो उन्होंने लास्ट नाइट की थी। जब उसकी वाइफ उसे कहती है कि इस देश का प्रेसिडेंट तो तुम्हें बनना चाहिए, तो
उबारी कहता है निकोलस बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। उसको डर है कि अब अमेरिकियों को उसके काले कारनामों के बारे में पता चल जाएगा और जब वो डरता है तो और भी ज्यादा बेवकूफियां करता है। फिर जैक ये रिकॉर्डिंग अपने साथियों को सुनाता है और कहता है इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट निकोलस ने ही सीनेटर मोरेना को मरवाया है। फिर माइक नवंबर पूछता है कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली। जैक कहता है ये मैं आपको नहीं बता सकता। फिर जेम्स कहता है शायद ये उसी लड़की ने दी है जो होटल में तुम्हारे पीछे पड़ी थी। जैक कहता है वो जर्मन में B&D में काम करती थी। माइक कहता है इसका मतलब तुमने उस जर्मन जासूस पर भरोसा किया। जैक कहता है वो हमारे काम आ सकती है। अब हम डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाएंगे। उसकी हेल्प से हम उबारी को नौकरी से निकलवा देंगे और फिर हम उससे निकोलस की असलियत को उगलवा लेंगे। दूसरी तरफ उबारी और प्रेसिडेंट दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उबारी कहता है आपने फिर से जल्दबाजी कर दी, अब सारी दुनिया आपको ही कातिल समझ रही है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जब हम सारा इल्जाम उसी पर डालकर सजा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उबारी कहता है कल रात उस पुलिस ऑफिसर ने अमेरिकी दूतावास में जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में हम उस कातिल को देखते हैं जिसने रामोस की फैमिली को मारा था। वो कार से कहीं जा रहा था लेकिन तभी उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो एक मैकेनिक को बुलाता है और वो मैकेनिक उस कार को अपनी गैराज में ले जाता है। रॉकी नाम का वो किलर भी उनके साथ ही जाता है। फिर मैकेनिक रॉकी को बैठने की जगह दिखाने के बहाने अंदर ले जाता है और उस पर गन तान देता है। जैक, माइक और जेम्स भी उस समय वहीं पर थे। फिर वे जबरदस्ती उसे एक कुर्सी पर बिठाते हैं और जनरल उबारी की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। फिर जैक कहता है ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ सकती है और फिर वे उसे जाने देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ली जैक के रूम में आती है और पूछती है क्या तुमने उबारी को वो टेप सुनाई। वो कहता है उबारी को तो नहीं सुनाई, बल्कि प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी हेड को जरूर सुना दी, उससे उबारी खतरे में पड़ जाएगा। फिर वो ली को पीने के लिए ड्रिंक देता है और कहता है तुम्हारा असली नाम हैरियट है और मेरे ख्याल से तुम्हारा जर्मन बिजनेसमैन भी B&D में है। हैरियट बताती है कि उसका नाम मैक्स है। 2 महीने पहले वो गायब हो गया था। B&D ने मुझे मौका दिया है उसे जिंदा वापस लाने का। जैक पूछता है हम पर नजर क्यों रखी हुई थी। वो बताती है कि मुझे न्यूज मिली थी कि प्रेसिडेंट आप लोगों से मिलने वाले हैं। मुझे लगा जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और हमारा एजेंट इसमें फंस गया है। जैक पूछता है तुमने वो टेप मुझे क्यों दी। फिर वो कहती है कि मुझे मैक्स को पकड़ने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। फिर जैक साथ काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सुबह जब मार्कस अपने काम पर जाने लगता है तो देखता है कि मैटिस उसकी कार के पास ही खड़ा हुआ है। फिर वो मार्कस को $15,000 देता है, लेकिन मार्कस वो पैसे लौटा देता है। फिर मैटिस उसको मोटिवेट करता है कि मैंने तुम्हें चंद रुपयों के लिए अमीरों की बोट साफ करते हुए देखा है और मैंने तुम्हें लोगों की जान बचाते हुए भी देखा है। अगर खुद को मेरी नजरों से देखोगे तो तुम ये फालतू का काम करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। चुपचाप कल सुबह लोकेशन पर आ जाना, तीसरी बार तुमसे नहीं पूछूंगा। दूसरी तरफ जैक और जेम्स लीसा से मिलते हैं। लीसा बताती है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, वादा करो अब की बार कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। फिर वे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट जेम्स के बारे में पूछता है ये कौन है। जेम्स कहता है मैं जैक का बॉस हूँ। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि सीनेटर के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन हमने उनके कातिलों को पकड़ लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी यहाँ की बिच्छू गैंग ने ली है। ये गैंग हमेशा से ही अमेरिकियों के खिलाफ रहा है। कल हमारी पुलिस ने उनके कैंप पर रेड मारी। फिर हमें वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव और पुलिस की ड्रेस मिली। रेड के दौरान 4 बंदे मारे गए और 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जो कि अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। अब आप मुझे माफ कीजिए, मुझे अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में जाना है। फिर जेम्स कहता है मैं जानता हूँ तूने ही उसे मरवाया है। सिक्योरिटी हेड रॉकी भी उस समय दरवाजे पर ही खड़ा था। फिर जैक उसका हाथ चेक करता है जिसमें चोट लगी हुई थी। अब प्रेसिडेंट की बेटी की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट उबारी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर साइड में ले जाकर प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनी है जो हमारे अमेरिकी दोस्तियों ने रिकॉर्ड की थी। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जैक माइक के पास कॉल करता है और पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं उस दिन रेमोस के घर जो किलर आया था, रेमोस के कुत्ते ने उस किलर के कौन से हाथ पर काटा था। फिर माइक चेक करके बताता है लेफ्ट हैंड। जैक कहता है कि मैंने रॉकी के लेफ्ट हैंड पर चोट के निशान देखे हैं। आप रेमोस को उसकी फोटो दिखाओ और मुझे फोन करो। फिर माइक रेमोस से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि वो बेहोश पड़ा है। फिर माइक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब जैक अपने रूम में जाता है तो देखता है उसके बाथरूम की टैब ऑन है। फिर जब वो उसे बंद करने के लिए जाता है तो एक किलर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी जेम्स को अपने रूम में थोड़ी बहुत आवाज आती है। फिर वो चेक करने के लिए उठता है और बाहर देखने जाता है। इतने में जैक भी अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और उस किलर के पांव और आंख पर वार कर देता है। ये किलर कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। तभी जेम्स वहाँ पर पहुँच जाता है और मैक्स भाग जाता है। फिर जैक जेम्स को कहता है आप उसका पीछा करिए। फिर जेम्स किलर के पीछे भागता है। वो काफी देर तक किलर का पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक से उसकी छाती में दर्द होने लगता है और वो दीवार के सहारे नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और पूछता है क्या आपको गोली लगी है, लेकिन जेम्स तो उल्टा उस पर ही गुस्सा होने लगता है और कहता है दूर हटो मुझसे। वो भाग गया। फिर जैक हैरियट के रूम में जाता है और मैक्स की ड्राइंग दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानती हो, बताओ मुझे क्या ये मैक्स है। हैरियट कहती है हाँ। फिर वो उस पर गन तान कर पूछता है मुझे सच जानना है। वो बताती है कि जब मैं पहली बार मैक्स से मिली तो मेरी उम्र 17 साल की थी। जवान होने के बाद हम दोनों एक साथ अफगानिस्तान मिशन पर गए। वहाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई जिसके कारण बहुत से मासूम लोग मारे गए। मैक्स ने सारा
सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। फिर हम दोनों का डिमोशन हो गया और हमारी ट्रांसफर BND में कर दी गई। फिर एक दिन वो गायब हो गया। जैक पूछता है गायब कहाँ हो गया? तुम्हें पता है ना वो पैसों के लिए लोगों को मारता है। मेरे दोस्त मोरेनो को भी मैक्स नहीं मारा था और तुम ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है? हैरियट कहती है मुझे नहीं पता। फिर जेम्स कहता है तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं मार्कस फ्लोरिडा के एयर बेस कैंप पर जाता है। वहां जाकर वो मैटिस से पूछता है तो हम अब कहां जाने वाले हैं? मैटिस कहता है अगर विंडो सीट चाहिए तो जाकर जहाज में बैठ जाओ। फिर वो अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे सब पैराशूट वगैरह बांधकर रेडी हो जाते हैं। अब उन्हें वेनेजुएला में चलते जहाज से कूदना था। मार्कस थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले का नाम लेकर कूद जाता है। वे लोग अपने साथ बोट भी लेकर आए थे जो कि मार्कस को चलानी थी। फिर वे देखते हैं कि उनके फोन और हथियार सब गिले हो गए हैं और उनकी बोट में भी छेद हो गया है। फिर मार्कस कहता है सब लोग नीचे उतर जाओ, मैं छेद को अभी ठीक कर देता हूँ। दूसरी तरफ जेम्स माइक को बताता है कि जैक के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, लेकिन इसने भी उसकी आंख फोड़ दी। फिर माइक कहता है कि हम पता लगा लेंगे कि हॉस्पिटल में कोई फूटी आंख वाला आया है या नहीं। फिर वे दो आदमियों को साथ लेकर बंदरगाह पर जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें गले में पहनने के लिए बैच दिए जाते हैं। तभी जैक को उसके पाँव के पास जेम्स की दवा की बोतल मिलती है। उसे देखकर जैक समझ जाता है कि जेम्स को दिल की बीमारी है। फिर वे अपनी कार पार्क करके अंदर जाने लगते हैं। माइक जेम्स से पूछता है कि क्या जैक इस केस को हैंडल कर लेगा? जेम्स कहता है सुलेमान वाला केस भी इसी ने सोल्व किया था, इसी ने ही उसे ठोका था, ये कुछ भी कर सकता है। फिर जब वो ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ऑफिस पूरी तरह से खाली है। फिर जैक अनुमान लगाता है कि वो नदी के रास्ते गए होंगे। फिर जेम्स कहता है कि मेरी टीम नदी किनारे हमारा इंतजार कर रही होगी, वे हमें जंगल के अंदर तक ले जाएंगे। फिर वे माइक की परमिशन लेते हैं क्योंकि माइक यहाँ का चीफ था। फिर माइक उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। अब मार्कस ने भी बोट का छेद ठीक कर लिया था, इसलिए वो जैक और जेम्स को लेने के लिए किनारे पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उबारी प्रेसिडेंट के पास जाता है और पूछता है आपको कैसे पता चला कि मुझ पर निगरानी रखी जा रही है? प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे रोकी ने बताया है, तुम मेरा काम मुझसे बेहतर कर सकते हो। क्यों? ऐसा ही कहा था ना तुमने अपनी वाइफ के आगे। उबारी कहता है उस समय मैं गुस्से में था क्योंकि आपने अमेरिकियों को नाराज कर दिया था। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी तरह हमेशा सही रास्ता अपनाने की आजादी नहीं होती, मुझे मेरे देश की फिक्र है। उबारी कहता है मैं जानता हूँ आप इस समय तनाव से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोरिया एक कॉन्सर्ट के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो पहले आम जनता से मिलती है। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सब ग्लोरिया को प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते थे। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर लोगों के नारों की आवाज गूंज रही थी। ग्लोरिया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग उसे इतना प्यार करते हैं। फिर वो हौसला करके भाषण देने जाती है और लोगों का अपने प्रति इतना प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो एक जोरदार भाषण देती है और लोगों को संबोधित करती है। प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी हेड रॉकी उस समय वहीं जनता की भीड़ में मौजूद था। दूसरी तरफ जेम्स और जैक अब अपने साथियों के पास जा रहे थे। फिर जैक पूछता है आपकी तबीयत कैसी है? जेम्स कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना। फिर जैक उन्हें उनकी दवा की डिब्बी दिखाता है और कहता है ये नीचे गिर गई थी। फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और अपने साथियों का इंतजार करते हैं। तभी मैटिस उन्हें लेने के लिए आ जाता है। वे दोनों मैटिस से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक बार फिर से वे एक मिशन साथ में करने वाले थे। फिर वो उनका अपने साथियों के साथ परिचय करवाता है। जेम्स कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, वहाँ कोई भी हीरोगिरी मत दिखाना, हम वहाँ पर सिर्फ तहकीकात के लिए जा रहे हैं। गोली तभी चलाना जब आगे से कोई गोली चलाए। अंदर जाने के बाद हम एक या दो कंटेनर खोलकर देखेंगे कि उनमें कोई इलीगल हथियार तो नहीं। जैक रेडिएशन चेक करेगा, तुम लोग बाहर नजर रखोगे और फिर हम वापस लौट आएंगे। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं उबारी अपनी वाइफ के साथ एक होटल में खाना खा रहा था। फिर उसकी वाइफ उससे पूछती है तुम इतना टेंशन में क्यों हो? वो बताता है कि हमारे घर में बग लगे हैं, हमारी हर बात बाहर जा रही है। निकोलस कहता है कि ये अमेरिकियों का काम है, लेकिन किस पर विश्वास करूं किस पर नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी रात हो जाती है और वे सब अपनी बोट लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं, उस जगह जहां पर कंटेनर उतारे गए थे। फिर वे वहां से आधा किलोमीटर पहले ही उतर जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लाइट्स लगी थी। फिर मैटिस कहता है कि हमारे वायरलेस पानी में गिरने के कारण खराब हो गए हैं, अगर कोई भी भटक जाए तो वहीं पर रुक जाए, ये ट्रैकर हमें तुम्हारी लोकेशन तक पहुंचा देंगे। फिर वो मार्कस को कहता है जैसे ही हमें देखो निकलने के लिए तैयार हो जाना। फिर वे पैदल ही चलकर कंटेनर्स के पास पहुंच जाते हैं। जेम्स कहता है कंटेनर को चेक करो और निकलो यहाँ से। फिर वे कंटेनर के पास जाते हैं और उसका लॉक तोड़ देते हैं। तभी जैक और जेम्स कंटेनर के अंदर जाते हैं और अपनी चेकिंग शुरू कर देते हैं। मैटिस कंटेनर के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। फिर वो कहता है जल्दी निकलो, यहाँ कोई आ रहा है, लेकिन जैक कहता है हमें और भी कंटेनर चेक करने हैं। फिर मना करने के बावजूद भी जैक दूसरे कंटेनर का लॉक तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ उसे अमोनियम नाइट्रेट के बॉक्स मिलते हैं। फिर वो उन बॉक्स को खोलता है और उनकी फोटो खींच लेता है। फिर जब वो रेडिएशन चेक करने लगता है तो वहाँ पर जोश आ जाता है। वो जैक को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है और कहता है क्या तू फिर से रास्ता भूल गया? तभी वहाँ पर मैटिस आ जाता है
और वो जोश को ही अपने साथ उठाकर ले जाता है। फिर वो उससे पूछते हैं, बताओ निकोलस इस जंगल में अपना क्या प्लान बना रहा है। जब वो कुछ नहीं बताता तो जेम्स उसकी उंगली उड़ा देता है ताकि वो जिंदगी भर गन ही न चला पाए। फिर वे डीएनए के लिए उसकी उंगली को अपने साथ ले लेते हैं और उसे बांधकर वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्कस कुछ फौजियों को नाइट विजन के जरिए अपने पास से गुजरते हुए देख रहा था। फिर वो समझ जाता है कि उसके साथी खतरे में है, इसलिए वो अपनी गन उठाता है और उनकी हेल्प करने के लिए जंगल में जाने लगता है। इतने में वे फौजी जोश को बंधा हुआ देख लेते हैं और उसके हाथ पैर खोलकर घुसपैठियों को खोजने लगते हैं। फिर उनमें गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर वे जैसे तैसे बोट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मार्कस वहां पर है ही नहीं। फिर मैटिस कहता है, अभी तो निकलो यहाँ से, हम उसे लेने के लिए वापस आएंगे। फिर वे गोलियों की बरसात के बीच में से होते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब मार्कस वहाँ पर आता है तो देखता है उसके साथी उसे छोड़कर चले गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी प्रेसिडेंट को बता रहा था कि ग्लोरिया के पास लोगों का समर्थन है, अब की बार वो इलेक्शन जीत सकती है। तभी वहाँ पर उबारी भी आ जाता है। प्रेसिडेंट उसे पूछते हैं, मुझे सच सच बताना, क्या ग्लोरिया के इलेक्शन जीतने की संभावना है? फिर उबारी की चुप्पी से प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि उसका जवाब क्या है। दूसरी तरफ मटीस जेम्स और जैक को छोड़कर मार्कस को लेने के लिए वापस जाने वाला था। फिर जैक कहता है, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जेम्स कहता है, मुझे दिल की बीमारी है, इसीलिए मैंने मॉस्को से ट्रांसफर ले लिया। ये बात मॉस्को के चीफ और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। अगर इसके बारे में किसी सीनियर को पता चल गया तो वे मुझे या तो ऑफिस में बिठा देंगे या फिर रिटायर कर देंगे। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें यूएस एम्बेसी वेनेजुएला का सीन दिखाया जाता है। एम्बेसी के अंदर जैक इसी केस के ऊपर स्टडी कर रहा था। तभी माइक के पास यूएस से कॉल आती है जिसमें गैरेट नाम का एक आदमी बताता है कि आपके 2 आदमी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तंग कर रहे हैं। वे यूएस से सारे रिश्ते खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। कल रात किससे पूछकर तुम्हारे आदमी जंगल में हीरोगिरी दिखाने गए? हमने सुना है तुम अपना एक आदमी वहीं पर भूल आए। फिर माइक कहता है, मैं इस मामले से निपट रहा हूँ। रात भर जैक एम्बेसी में ही था क्योंकि खुद पर जानलेवा हमला होने का वो पूरा फायदा उठा रहा था। फिर जेम्स के पूछने पर वो बताता है कि पहले कंटेनर से जो हमने फोटो खींची थी उससे पता चलता है कि उसके अंदर माइनिंग का सामान है। वे जंगल में हथियार नहीं माइनिंग की मशीनें लेकर जा रहे थे। माइक कहता है, यहाँ माइनिंग करना इलीगल नहीं है। फिर जैक कहता है, लेकिन उन्होंने हथियार बेचने वालों को प्रोटेक्शन के लिए क्यों रखा है? जिसकी हमने उंगली काटी थी, मैंने उसका डीएनए चेक करवाया है, उसका नाम जोश है। एफबीआई के मुताबिक वो इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल है और ये लोगो है लंदन की एक प्राइवेट कंपनी एब्रियस का। वे पूरी दुनिया में मिलिट्री ट्रेंड सैनिक सप्लाई करते हैं और इस कैंप में भी वही सिक्योरिटी दे रहे हैं। और दूसरे कंटेनर में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है जो माइनिंग के लिए एक आम विस्फोटक है। फोरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्रियस द्वारा बनाए गए बम से ही मोरेनो को मारा गया था। अब मुझे एप्रियस और प्रेसिडेंट के बीच का कनेक्शन ढूंढना है जिसके लिए मुझे लंदन जाना होगा। फिर माइक जेम्स को बाहर भेज देता है और जैक को कहता है, मुझे पता है कैंप में क्या हुआ। वहाँ तुम्हें वापस चलने के लिए कहा गया, लेकिन तुमने आगे होकर एक और कंटेनर खोला और तुम्हारा एक आदमी जंगल में ही छूट गया। जैक कहता है, वो मेरी वजह से नहीं छूटा। फिर माइक कहता है, तुम्हें एनालिस्ट का काम बहुत पसंद है ना, अब मैं तुम्हें वॉशिंगटन डीसी वापस भेज रहा हूँ। वहाँ जाकर अपना एनालिस्ट का काम संभालो। तुम्हारी फ्लाइट आज दोपहर 2 बजे है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे हम संभाल लेंगे। दूसरी तरफ मैटिस और उसके साथी वापस अपने साथी मार्कस को लाने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वे ट्रैकर में देखते हैं वो उनसे 12 किलोमीटर दूर था। फिर मैटिस कहता है, हम डबल स्पीड से गए तो शाम तक पहुंच ही जाएंगे। उस समय मार्कस जंगल में ही सोया हुआ था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक लड़का उस पर गन फोड़ करके खड़ा है। फिर वो उस पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। मार्कस जब उसका पीछा करता है तो वो लड़का उसके हाथ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक वॉशिंगटन डीसी में अपने बॉस सीनेटर चैपिन के पास कॉल करता है और कहता है, आपने कहा था ना जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल करूं। अब प्रॉब्लम यह है कि कैराकस का स्टेशन चीफ मुझे डीसी वापस भेज रहा है और मैं अभी वापस आना नहीं चाहता। क्या आप मुझे यहाँ से लंदन भेज सकते हैं? मुझे मोरेनो के केस में कुछ पता करने जाना है। सीनेटर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ जेम्स पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि माइनिंग का साउथ चाइना सी सैटेलाइट लॉन्चिंग के साथ क्या कनेक्शन है। तभी वहाँ पर माइक आता है। फिर जेम्स पूछता है, आप सर्जियो के बारे में जानते हैं? माइक कहता है, वो लास्ट गृह मंत्री था। फिर उसके बाद निकोलस ने ये पोजीशन ही खत्म कर दी। जेम्स कहता है, मुझे इससे बात करनी है। माइक कहता है, ये पिछले 1 साल से गायब है। जिसने भी निकोलस के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, फिर उसके साथ क्या हुआ ये तुम्हें अच्छे से पता है। तुम इसकी बीवी से बात कर सकते हो, ग्लोरिया, जो अगली प्रेसिडेंट की दावेदार है। तभी रात को ग्लोरिया के घर बहुत सारी पुलिस आती है और फिर वो घर की चेकिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट निकोलस आता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हारे पति काफी लाजवाब इंसान थे, उसके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बेहद दुख है। ग्लोरिया कहती है, प्रेसिडेंट मुझे लगता है आपका समय बहुत कीमती है, सो सीधा मुद्दे पर आइए। प्रेसिडेंट कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इलेक्शन के बाद तुम अपने पति की तरह
पूरे 6 साल तक गृह मंत्री बनकर रह सकती हो और उसके बाद मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार करूंगा। ग्लोरिया कहती है आपके इस प्रस्ताव से मेरा मान बढ़ा, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। निकोलस कहता है आप अपनी शोहरत को कुछ ज्यादा ही आंक रही हैं। इलेक्शन का रिजल्ट शहर के नहीं बल्कि गांव के लोगों पर डिपेंड करता है। फिर ग्लोरिया कहती है आपका आधी रात को इस तरह से मेरे घर आना मुझे कुछ और ही बता रहा है। अगले दिन जैक लंदन पहुंच जाता है और जैक के पीछे पीछे एक लेडी भी थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मैक्स था, जो एक औरत का भेष बदलकर लंदन में पहुंच गया था। फिर जब जैक अपने होटल रूम में पहुंचता है तो देखता है हैरियट वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। फिर वो जैक पर गन फोड़ करके कहती है तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा क्योंकि मैक्स भी यहाँ पर आ चुका है। फिर वे दोनों मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं। हैरियट पूछती है तुम लंदन में क्या करने आए हो? जैक बताता है यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है जिसको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने माइनिंग सुरक्षा के लिए हायर किया है। वे जिस विस्फोटक को माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी विस्फोटक का इस्तेमाल करके मैक्स ने मोरेनो को मारा था। फिर हैरियट जैक को जेरेमी नाम के एक ऑफिसर से मिलवाती है। वो पूछता है कि तुम्हें एप्रियस के बारे में क्यों जानना है? जैक कहता है मुझे शक है उन्होंने ही मेरे दोस्त की जान ली है। फिर जेरेमी बताता है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हथियार सप्लाई करते हैं, इलीगल मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं, जबरदस्ती लोगों की जमीनें भी खाली करवाते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है उनके कामों की, मगर सबूत एक भी नहीं है। फिर जैक कहता है कि हमें उस कंपनी के सीईओ से मिलना है। दूसरी तरफ जेम्स ग्लोरिया से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे लगता है वो भी प्रेसिडेंट निकोलस के खिलाफ थे। ग्लोरिया कहती है कि वो एक ईमानदार आदमी थे। फिर जेम्स पूछता है क्या आपके पति ने कभी आपके सामने जंगल में होने वाली माइनिंग के बारे में जिक्र किया है? फिर ग्लोरिया सोचकर जवाब देती है कि वो वहाँ पर अक्सर जाया करते थे, लेकिन ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर जेम्स कहता है कि मुझे लगता है आपके हस्बैंड का कराकस में मारे गए सीनेटर की मौत के साथ कोई संबंध है। दोनों ही काम के पीछे प्रेसिडेंट निकोलस का हाथ है। यूएस गवर्नमेंट भी इस काम में पूरी तरह से मेरे साथ है। फिर ग्लोरिया जेम्स को अपने हस्बैंड के ऑफिस में ले जाती है और उसकी सेफ में से एक पत्थर निकाल कर दिखाती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड इस पर काम कर रहे थे, अब आप पता लगाइए ये क्या है। दूसरी तरफ जैक, हैरियट और जेरेमी एप्रियस कंपनी के सीईओ से मिलने जाते हैं। कंपनी का सीईओ रूपर्ट अपना अकाउंट फ्रीज होने की वजह से गुस्से में था, लेकिन फिर उसे अनफ्रीज करवाने के चक्कर में वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर जैक पूछता है क्या प्रेसिडेंट निकोलस ने आपकी कंपनी को माइनिंग के लिए हायर किया था? फिर वो बताता है कि वोगलर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है, उनका ऑफिस स्कॉटहोम में है, वे अलग अलग देशों में जाकर माइनिंग करते हैं, हमारा टाई अप उन्हीं के साथ है। फिर जैक मैक्स की फोटो दिखाकर पूछता है क्या आप इसे जानते? वो बताता है कि हमने इस आदमी के साथ काम किया है। जैक पूछता है किस तरह का काम? रूपर्ट बताता है कि हमारा काम दो पार्टीज को आपस में मिलाना है, हम पूछते नहीं है क्या काम है। हमने उसे वेनेजुएला की एक कंपनी सिंकोमा पास से मिलवाया था। जैक पूछता है वो तो एक जाली कंपनी है। रूपर्ट कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम मिलवाना है और उसके बाद हम उनके कामों में टांग नहीं अड़ाते। सारी डील इनक्रिप्टेड ईमेल के जरिए होती है। फिर मैक्स के पास नए प्रोजेक्ट के लिए मैसेज आता है। फिर मैक्स जवाब देता है कि मुझे इनक्रिप्टेड ईमेल द्वारा कॉन्टेक्ट करो। फिर वो एक डेटिंग ऐप पर अपने लिए एक लोंडे को ढूंढता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया जब अपने घर पर थी तो उसकी बेटी उसके पास आती है और उसे एक बंदूक की गोली देती है। फिर ग्लोरिया के पूछने पर वो बताती है कि ये गोली मुझे बाहर सीढ़ियों पर खड़े एक आदमी ने दी है, उसने कहा है ऐसी ही एक गोली पर आपका नाम लिखा है। फिर ग्लोरिया गुस्से में बाहर जाती है और सीढ़ियों पर जाकर आवाज लगाती है अगर दम है तो मेरे सामने आओ। इस समय ग्लोरिया छुपकर अपनी फैमिली के साथ किसी और जगह पर रह रही थी। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक डिस्को में अपने नए पार्टनर पॉल से मिलता है। पॉल एक लोंडेबाज आदमी था। फिर वो मैक्स को अपने घर ले जाता है। वहाँ जाकर वो म्यूजिक ऑन करता है, लेकिन तभी उसकी बहन आती है और कहती है प्लीज आवाज कम कर लो, सुबह मेरा एग्जाम है। फिर मैक्स उसकी बहन के पास जाता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ ग्लोरिया जेम्स को मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि एक रात पहले प्रेसिडेंट मुझसे मिलने के लिए आए थे। जब मैंने उनकी जॉब ऑफर ठुकरा दी तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की। मेरी सिक्योरिटी टीम में से किसी ने उसे बता दिया मैं कहाँ पर छुपी हूँ। अब मेरी जान खतरे में है। आपने मुझे मदद करने का वादा किया था, अब आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रॉकी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। फिर वो उसे एक लैपटॉप देते हैं जो सैटेलाइट द्वारा कनेक्ट था और जंगल में देखने की क्षमता रखता था। फिर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि इस समय अमेरिका के कुछ फौजी हमारी सरजमीन पर है, उन्हें ढूंढो और वहीं पर दफना दो। तभी मैटिस जंगल में उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सामान जिससे चुराया है वो कहाँ है? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता। तभी जैक जेम्स के पास कॉल करता है और पूछता है क्या आपने फ्लैश लाइटर के बारे में सुना है? ये एक तरह की सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये लाइट के लाखों सरफेसेस को यूज करके नीचे का एक मैप बना देती है। मैंने आपको एक वोगलर कंपनी के बारे में बताया था ना, उन्होंने रिसर्च और पेटेंट पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं। आपने जिस सैटेलाइट का जिक्र किया था जो साउथ चाइना सी से लॉन्च हुई थी, वे उसका यूज खुदाई की जगह ढूंढने के लिए कर रहे हैं। आप प्लीज मोनिका हरेरा नाम की औरत को ढूंढिए, वही उनके बीच का लिंक है। मैं इस समय लंदन में हूँ, बाद में कॉल करूंगा। वे इस समय रूपर्ट के ऊपर भी नजर रखे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि वो मैक्स को मिलने के लिए जरूर बुलाएगा। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। फिर सब लोग उसे धर दबोचते
पहुंचते हैं। फिर जैक उसकी टोपी और चश्मा हटाकर देखता है, लेकिन वो तो मैक्स था ही नहीं बल्कि पॉल था। पॉल बताता है कि उसने मेरी बहन को कब्जे में ले रखा है। तभी मैक्स रूपर्ट को भी ठोक देता है। फिर जैक कहता है गोलियां लाल बिल्डिंग से चली है। फिर वो भागकर वहां जाने लगता है। फिर उसकी नजर मैक्स पर पड़ जाती है। मैक्स भी उसको देखकर भागने लगता है। फिर जैक उसका पीछा करता है। वे भागकर एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और चूहा बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं। जैक काफी देर तक उसका पीछा करता है। अपना जैक भी टॉम क्रूज से कम नहीं है। तभी मैक्स पानी में कूद जाता है और बचकर निकल जाता है। फिर घर जाकर वो अपने बैग से एक कैमरा निकालता है और उसका मेमोरी कार्ड निकालकर उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता है। उस मेमोरी कार्ड में जैक की खींची हुई फोटोज थी और जैक के पीछे उसे हैरियट भी दिख जाती है। अब अगली वीडियो में देखेंगे वो जैक और हैरियट के साथ क्या करता है। क्या जैक उसे पकड़ लेगा या फिर वो जैक को ही ठोक देगा। दोस्तों अगली वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। अभी तो हमें ये भी पता चलेगा कि रॉकी मटीज और उसके साथियों के साथ क्या करता है।